बंधुओं, सबसे पहले मेरो आप सबको नमस्कार और आप सबका शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ कि आप बड़े शॉर्ट नोटिस में यहाँ आए। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शायद मेरे को कल करनी थी, पर कल चूँकि सीएम जी के यहाँ वो एक बजटरी कंसल्टेशन के प्रोसेस में जाना था, तो मैं जम्मू से आने में लेट हो गया, तो मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी डिले हो गई। मैंने परसों ही एक फेसबुक पोस्ट डाली थी जिसमें मैंने डिटेल में लोगों को बताया था कि मैं पूरे उधमपुर वासियों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं उन सब लोगों का जिन्होंने इस एक हॉस्पिटल के मसले पर एकजुटता दिखाई और एकजुटता दिखाकर ये परिचय दिया कि जब भी कोई पब्लिक का कोई ग्रीवेंस होगा या पब्लिक को वो सुविधा नहीं मिलेगी जिसके लिए वो सुविधा के एक लायक है, तो उसके ऊपर में उधमपुर कोई भी गैर जिम्मेवारी को टॉलरेट नहीं करेगा। क्योंकि आपको पता है कि 23 तारीख को जो वो उस समय जो लड़के का इंसिडेंट हुआ जिसकी वहाँ पर डेथ हो गई 23 जनवरी को, संजय गुप्ता की, उसके बाद में मैंने फैसला किया था कि मैं एक इनकी रिव्यू मीटिंग लूँगा। उस रिव्यू मीटिंग के लिए मैंने एक लेटर लिखा, क्योंकि बीच में 25-26 जनवरी थी, 24 तारीख को हमारी जम्मू में अपनी वर्कशॉप थी, तो मैंने 27 को ये मीटिंग शेड्यूल की, जिसमें एडिशनल डीसी और इवन पुलिस डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन को सबको इन्फॉर्म किया गया था और पीडब्ल्यूडी वाले वहाँ पर मौजूद थे। ये मीटिंग का मकसद सिर्फ एक था कि जो शिकायतें मुझे मिली थी कि डॉक्टर्स 3-3 दिन इधर आते हैं और 4-4 दिन एब्सेंट रहते हैं, तो मैंने उनको ये बताने के लिए कि ये सिलसिला अब नहीं चलेगा, आप पेशेंट्स को ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते, और अगर जूनियर डॉक्टर ने ट्रीट कर रहा था तो फिर इसको जीएमसी क्यों बनाया गया। क्योंकि हमेशा इमरजेंसी की ये खबर आती थी कि वहाँ पर कोई भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर, जिसको हम सीनियर रेजिडेंट कहते हैं या कंसल्टेंट कहते हैं, कोई भी अवेलेबल नहीं होता था। जीएमसी में एक प्रोटोकॉल है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एमबीबीएस का जो डॉक्टर जो ड्यूटी पे होता है वो अपने कंसल्टेंट को कॉल करता है और फिर पेशेंट को रेफर करता है। जीएमसी के अंदर में सीनियर रेजिडेंट होता है, सीनियर रेजिडेंट होता है जो पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर होता है, जो कंसल्टेंट के नीचे काम कर होता है, उसको सीनियर रेजिडेंट भी बोलते हैं, रजिस्ट्रार भी बोलते हैं। तो जहाँ पर शिकायत थी कि कोई भी सीनियर रेजिडेंट जो है वो इमरजेंसीज को मैनेज नहीं करते, और ये इमरजेंसीज एक छोटा सा डॉक्टर जो एक एमबीबीएस डॉक्टर के हवाले कर दी जाती हैं, तो इसके लिए ये मैंने रिव्यू मीटिंग रखी थी। फिर आपने, अब मैं उसके बारे में कोई जिक्र नहीं करूँगा कि 32 मिनट वो जो मेरी वार्तालाप चली है उसमें आपने सब कुछ देख लिया, सुन लिया है कि किस तरीके से एक बड़े सिविलाइज्ड वे में, एक बड़े डिग्निफाइड वे में और एक बड़े पेशेंट वेज में मैंने वो मीटिंग को कंडक्ट किया। पर मुझे पता चला कि कुछ लोग जो थे वो पहले ही प्लानिंग करके आए थे कि ये एमएलए के पास में कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो हमारे को पूछ सके। उन्होंने पहले ही ये प्लान किया था कि जब मैंने लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट की तो वो फंस गए। अब वो बार बार सोचे कि हमने तो 2-3 मिनट में जाकर एमएलए को हैकल करना था, हमने जाकर उसको बोला था कि तुम कौन होते हो, ये बहुत हमने लड़ना झगड़ना था, तो हमने फिर ये बोला था कि एमएलए ने हमारे साथ बस रुकी कीजिए किया। वो उनकी चाल नहीं गली, क्योंकि चाल नहीं चली, क्योंकि एडिशनल डीसी साहब वहाँ मौजूद थे, लाइव स्ट्रीमिंग हो रही थी। जब 32 मिनट में परत दर परत उनके वो सारे कारनामे सामने आते गए, तो उनको लगा कि ये तो पूरी पोल पट्टी खुल जाएगी, तो उन्होंने वो हंगामा वहाँ पर शुरू कर दिया। चलो कोई बात नहीं, मैं इस हंगामे को बर्दाश्त कर सकता हूँ। कोई मेरे को अगर आगे कोई थप्पड़ी मारता है मैं बर्दाश्त कर लेता, मेरे को कोई आगे धक्का ही मारता है बर्दाश्त कर लेता, क्योंकि मैं तो एक पब्लिक काज के लिए गया था, मेरी अपनी कोई पर्सनल ईगो नहीं है। मैं बड़ा मोटी चमड़ी का आदमी हूँ, मेरे को कोई कुछ भी कह देता, मेरे को कोई फर्क पड़ता। पर सवाल तो जनता का था। अगर हम जनता के लिए बोलेंगे और जनता के आगे में ये ऐसा व्यवहार दिखाएंगे, और आपने देख लिया कि अगर ये एमएलए के साथ में ऐसा कर सकते हैं, पूरे जम्मू कश्मीर की जनता ने देखा, हेल्थ मिनिस्टर ने देखा, चीफ मिनिस्टर को कल मैंने बताया, अगर ये व्यवहार एक एमएलए के साथ कर रहे हैं तो आम नागरिक के साथ में क्या अपेक्षा कर सकता है। तो मैं उधमपुर के सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं कि इस अवसर पर सभी जो मेरी विपक्षी पार्टियां उन्होंने भी खुलकर साथ दिया। मेरे
जितने उधमपुर के लोग हैं उन्होंने खुल के साथ दिया। और आपने देखा कि जैसे ये वीडियो के बाद में वहाँ पर एक हंगामा हुआ तो सैकड़ों लोग अस्पताल में खड़े हो गए और जहाँ पर मेरे घर में आ गए, उनको ये बहुत बुरा लगा। और मैंने उस दिन, आपको पता है कि मैंने क्या स्टेटमेंट दिया। हालांकि रशपाल जी ने मुझे कहा कि मैंने कहा कि माइक मैंने दिया खुद। मैं नहीं चाहता था कि कोई आदमी भी हॉस्पिटल के अंदर में हंगामा करे, जहाँ उन लोगों के खिलाफ कुछ करे। चैम्बर ऑफ कॉमर्स और व्यापार मंडल वाले इधर आए थे, उन्होंने कहा कि हम बंद करते हैं। मैंने कहा बंद की कोई ज़रूरत नहीं है, हम इसको बिल्कुल बड़े शांत तरीके से इसको हैंडल करेंगे, ताकि आने वाले समय कोई डॉक्टर जहाँ पर आए उसको ये महसूस हो कि जहाँ पर कोई पूछने वाला है। क्योंकि मैंने उस वक्त इस सारे मसले को डिफ्यूज़ करने के लिए, ताकि शांति बनी रहे, कोई आदमी उत्तेजित ना हो, और उत्तेजना के अंदर में हम जो अपना उद्देश्य है उसको खो देते हैं। मैं उद्देश्य को खोना नहीं चाहता था। आज जब अगले दिन में सुबह मेरे को जावेद राणा जी जो हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर हैं, तो उनका फोन आया। उन्होंने कहा भाईजान ये तो आपके साथ में क्या किया इन्होंने, और आपके जैसा आदमी के साथ में ये कर रहे हैं तो ये बड़ा गलत किया। इन्होंने एक इंस्टीट्यूशन, एमएलए के इंस्टीट्यूशन को अटैक किया है। तो आपको स्कीना मैम का फोन आया नहीं, उसमें बड़ी जल्दी थी, सवेरे को कोई शायद कोई 8:30-9 बज रहे थे। फिर मैंने उन्होंने कहा कि नहीं आप एक बार फ़ोन कीजिए। मैंने स्कीना मैम को फ़ोन किया, उनका फ़ोन बिजी आया। फिर मैंने डॉक्टर आबिद जो कमिश्नर सेक्रेटरी उनको किया, 25 मिनट मेरी बात उनके साथ में हुई, बड़ी डिटेल में बात हुई। तो उन्होंने कहा कि आपको मेरे को पहले बताना चाहिए था। मैंने कहा पहले मैं इनको 9-10 मीटिंग मैं ले चुका हूँ, मैंने कोई लाइव स्ट्रीमिंग नहीं की, मैंने कोई मीडिया को नहीं बुलाया, मैं इनको समझाता रहा। पर जब पानी सिर से निकल गया तो मेरे को लगा कि अब मीटिंग करनी है। तो उसके बाद में फिर जब 25 मिनट उनकी मीटिंग हुई, उसका मैं स्कीना मैम का बीच में 2-3 बार कॉल आया, मैंने किया। तो उन्होंने कहा पवन जी ये मैंने कल देखा, बहुत बुरा लगा, ये नहीं होना चाहिए था, आपके जैसे आदमी के साथ में इनको नहीं करना चाहिए था। इनको कुछ अपने ऊपर में पेशेंस रखनी चाहिए थी। अगर आप कुछ पूछ रहे थे, आप बड़े अच्छे तरीके से पूछ रहे थे, तो इनको जवाब देना चाहिए था, अगर कोई गलती किया मानना चाहिए था। पर मैंने इंक्वायरी ऑर्डर कर दी है कि इसकी इंक्वायरी करो। तो मैंने कहा मैडम शुक्रिया, कोई बात नहीं, फिर आपसे बात करूँगा। अब इसमें ऐसा था कि मेरी कोई ईगो का प्रश्न नहीं है कि पवन गुप्ता को क्या होगा। सवाल तो ये है कि ये दर्शाता है कि आम आदमी किस प्रकार से यहाँ पर उसके साथ पेश आते होंगे। मेरे को तो पेशेंट की चिंता थी। और एक बात और मैं बता दूँ, जो डॉक्टरों ने कहा कि आप कौन होते हैं रिव्यू लेने वाले, और कुछ ये लोगों में एक बड़ा इंप्रेशन था यहाँ पर कि पवन गुप्ता मीटिंग ले सकता है या नहीं ले सकता है। बड़ा सवालिया प्रश्न लग गया इसके ऊपर में। मेरे को पता चला कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में इसका कन्फ्यूजन था। कुछ लोगों ने कहा कि प्रिंसिपल को कमिश्नर सेक्रेटरी ने कहा कि तूने मीटिंग क्यों करवाई यार, हंगामा करा दिया। मैंने कल सीएम की मीटिंग में, ये बात बड़े गौर से सुनिए, मैंने सीएम की मीटिंग में जहाँ पर मैडम स्कीना इटू भी थी और बहुत सारे कमिश्नर सेक्रेटरीज थे, मैंने कहा मैंने कहा उमर साहब अपने ये जितने कमिश्नर सेक्रेटरी हैं इनको बता दो, और जितने डीसी हैं इनको बता दो, अगर इनको कोई गलत फहमी है तो ये अपनी गलत फहमियाँ दिल से निकाल लें। एमएलए की एक लेजिस्लेटिव ओवरसाइट होती है, वो लेजिस्लेटिव ओवरसाइट बॉडी जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। उसका मतलब होता है ए एमएलए कैन सुपरवाइज, he can oversee, he can seek accountability, he can examine the records, he can order for the review meeting for the redressal of public grievances। मैंने कहा अगर ये किसी को नहीं पता है, मैंने कहा उमर साहब ये आपने अधिकार मुझे नहीं दिया किसी एमएलए को, ये मेरे संविधान ने मुझे अधिकार दिया, भारत के संविधान ने जिन्होंने बनाया है। मैं ये बहुत सारे एमएलए को पता नहीं होता कि ये अधिकार उनको मिला है, क्योंकि मैंने कल ये क्लियर किया। मैंने कहा कोई आदमी इस बात के ऊपर में कोई आपत्ति कर रहा है कि पवन गुप्ता ने मीटिंग क्यों की, ये मेरा अधिकार है, मेरा अधिकार है, मैं रिव्यू मीटिंग ले सकता हूँ। और अगर कहीं पर कोई अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी है उसके ऊपर में मैं अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर सकता हूँ। हाँ, मैं किसी को फाइनेंशियल सेक्शन का अधिकार नहीं दे सकता, किसी की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं कर सकता, किसी की नियुक्ति नहीं कर सकता। वो एग्जीक्यूटिव कंट्रोल जो है वो मंत्री और मंत्री के नीचे जितना डिपार्टमेंट काम करे उसको होता है। एमएलए के पास में एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी होती है, मंत्री के पास में डिफरेंस क्या होता है। मेरे को पता चला किसी ने यहाँ पर कहा, अब मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने कहा ये मंत्री मीटिंग ले सकता है। उनको ये पता नहीं था देयर इज ए हेल ऑफ डिफरेंस बिटवीन ए कॉन्स्टिट्यूशनल ओवरसाइट, कॉन्स्टिट्यूशनल जो पावर है, और एग्जीक्यूटिव पावर है। मंत्री के पास में दो होती हैं, एक वो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी होता है,
दूसरा एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होता है, पर एमएलए सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी होता है, इसलिए वो कोई एग्जीक्यूटिव फंक्शन नहीं करता। मंत्री पॉलिसी बनाता है, मंत्री सब कुछ करता है और वो जवाबदेह है पूरी असेंबली के लिए। इसको बोला जाता है 164 आर्टिकल है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैबिनेट। एग्जीक्यूटिव को जब हम ग्रिल करते हैं, वहाँ पर हम एस्टीमेट कमेटी में ग्रिल करते हैं, असेंबली में ग्रिल करते हैं, और दूसरा इन लोगों का लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होनी चाहिए थी। लाइव स्ट्रीमिंग ट्रांसपेरेंसी के लिए लाइव स्ट्रीमिंग बहुत जरूरी है। अगर मैं लाइव स्ट्रीमिंग नहीं करता तो मुझे जो बड़े विश्वास सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि जी मेरी मीटिंग 3-4 मिनट नहीं चलनी थी, मेरी हैकलिंग करके इन्होंने मुझे बाहर धकेलना था और बाद में इन्होंने बोलना था कि हम स्ट्राइक कर रहे हैं, मुझे कैसे आ गया। पर ये कुछ नहीं कर सके। क्यों नहीं कर सके? इनको जो पता था, और क्योंकि ये प्रूव कहाँ से होता है, एक डॉक्टर लिख रहा है कि वी प्रूव्ड और यूनिटी, वो व्हाट्सएप ग्रुप में डाल रहा है, तो किसके खिलाफ यूनिटी की? लोगों के लिए, जो हम लोगों के सेवा की बात कर रहे थे, उसके केस पे इनकी यूनिटी थी। जहां इनकी यूनिटी किस चीज की थी? पवन गुप्ता के केस थी, जहां जो काज में प्लीड कर रहा था उसके केस थी। तो ये इन्होंने वो नहीं किया। अक्सर जितने भी मेडिकल कॉलेजेस, देखिए मैं सब डॉक्टर्स को नहीं कहूँगा, बहुत सारे अच्छे डॉक्टर भी हैं। मैं डॉक्टर्स की ये गुंडागर्दी भी नहीं कहूँगा, मैं डॉक्टर्स की ये कहूँगा कि ये डेरिक्शन ऑफ ड्यूटी है। मैं अपनी ड्यूटी को वो पूरा नहीं कर रहे हैं, जो ड्यूटी उससे उम्मीद की जाती है वो पूरा नहीं कर रहे हैं। हाँ, आपने वर्ड जो यूज़ किया कि गुंडागर्दी, उस में जो दिखाई दिया लोगों को वो लगा कि ये गुंडागर्दी करते हैं, उसी में लगा कि ये गुंडागर्दी करते हैं। आपका ये शब्द वहाँ पर बड़ा उचित ठहराया जा सकता है, पर मैं फिर भी डॉक्टर्स की रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत पढ़े लिखे हैं। मैंने इनको ये भी कहा उस मीटिंग में, मैंने कहा आप इतने पढ़े लिखे हो, आप समाज में सबसे उसमें जाते हो, सबसे जो इंटेलिजेंट श्रेणी में, मैं आपने इतने अच्छे कर्म किए होंगे पिछले दिन में, आप जहाँ पहुँचे, मैं अब क्यों अपने कर्म खराब कर रहे हो? अभी भी ठीक रखिए। मैंने उनको एज ए एल्डरली एडवाइस देता रहा। मैंने कहा जो गलती आपने की है वो आगे से ना हो, पिछले चैप्टर को मैं क्लोज कर रहा हूँ। मैंने जिस डॉक्टर का अच्छा काम के बारे में आया मैंने उसकी तारीफ की, वो भी डॉक्टर उधर में कूद के आया बीच में। अब आप सुनिए, आप देखिए वीडियो में। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक लोगों के अंदर में बड़ा एक कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ था, इवन हमारी एडमिनिस्ट्रेशन में कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ था कि ये पता नहीं हमारे से गलती होगी कि हमने रिव्यू मीटिंग ऑर्डर कर दी। कल मैंने सीएम के सामने, मिनिस्टर के सामने, कमिश्नर सेक्रेटरीज के सामने मैंने ये कहा, इट इज माय फंडामेंटल राइट, कोई मेरे को रोक नहीं सकता। जो डॉक्टर आपके सामने रोना रो रहा था कि उसकी फैमिली वहां और यहाँ पर वो सबसे पहले जो अगर देखा जाए तो वो 2 दिन की ओपीडी जाकर श्रीनगर यहाँ से लगाता है। अगर श्रीनगर जाकर ओपीडी लगा सकता है तो बहरहाल जाकर अपनी फैमिली को नहीं मिल सकता। देखिए मैंने उसको ये कहा, अगर आपकी कोई फैमिली की प्रॉब्लम थी तो आप मेरे पास आते, मैं कमिश्नर सेक्रेटरी को इधर से आपको डीओ देता कि भाई ये डॉक्टर उधमपुर में काम कर रहा है, इसकी फैमिली को जहाँ ले आओ ताकि इसको मेंटली कोई डिस्टर्ब ना हो। पर प्रॉब्लम ये नहीं थी, प्रॉब्लम कुछ और थी। उनको ये लगता था कि वो प्रिंसिपल के साथ किसी को जवाब दे नहीं है। आज ये जवाबदेही जो है, ये मैंने उनकी फिक्स की है, और मैं इसका एक लेटर भी दे रहा हूँ अभी स्कीना टू को, मैडम को, कमिश्नर सेक्रेटरी को, कि ये इनको सारे अपने स्टाफ को बता दीजिए। ये मैं किसी के बारे में कोई कमेंट नहीं दूंगा, पर मैं जो काम करता हूँ मेरे को अपनी राइट्स और ड्यूटी दोनों का पता होता है। मेरा राइट क्या है, मेरी ड्यूटी क्या है। मेरी ड्यूटी है जनता के प्रति जवाबदेही। मेरा राइट ये है कि मैं इनकी रिव्यू मीटिंग ले सकूँ। अगर ये रिव्यू मीटिंग एमएलए नहीं लेगा तो कौन लेगा? मेरे को बड़ी खुशी हुई कि हमारी डीसी साहिबा अगले दिन वहाँ पर गई। अगर वो 2.5 साल के अंदर, मैं तो 1.25 साल से हूँ, और 2.5 साल के अंदर में महीने में एक मीटिंग इनकी लेती, तो जैसे मैं कोशिश कर रहा था वही कोशिश करती तो शायद कोई असर हो जाता, क्योंकि ये लोग तो शायद डरते ही ब्यूरोक्रेसी से। पर आज की डेट में ये बात प्रूव हो गई है कि ये जो इनका ये जो लोगों को ठीक ढंग से व्यवहार नहीं करते, ठीक ढंग से ट्रीट नहीं करते। जहाँ पर 1:30 बजे तक जम्मू में पर्ची काटी जाती है, 1:30 बजे तक, और डॉक्टर को चाहे 4 बजे तक बैठना पड़े, 5 बजे तक बैठना पड़े, वो सब मरीजों को देखता है। फिर कुछ मरीज ऐसे होते हैं कि जिनकी टेस्ट की रिपोर्ट बाद में आ रही है तो वो उसको भी देखते हैं। इधर में इन्होंने नया गौरतंत्र बनाया था कि ये बैठते नहीं थे लंबा, तो इसलिए बहुत सारी बातें हैं। ये खाली इमरजेंसी, मैंने उनको उस दिन में खाली इमरजेंसी के लिए कहा। और जो डॉक्टर जो आपकी जो जिसने ये सारा ट्रिगर किया, डॉक्टर हिमांशु राणा, क्या नाम है उसका, लेडी है जो, वो लेडी बीच बीच में उठ रही थी, उसको पहले कहा गया था कि तूने ये रकस क्रिएट करना है,
और मैं आपको दावे से कहता हूं कि इन सब की हायरी जो है, अब मैं बड़ी बात आपको बता रहा हूं, जो नेशनल मेडिकल काउंसिल के पोर्टल से लिंक्ड है। अब मैं इनसे हायरी मांग रहा हूं जो मेरे को दे नहीं रहे हैं। अगर इधर में कोई हेरा फेरी की होगी तो वो उनके पोर्टल से पता लग जाएगा। वो क्यों किया था एनएसजी ने? बहुत सारे डॉक्टर जो थे प्राइवेट अस्पतालों में, प्राइवेट जो मेडिकल कॉलेज थे, वहां पर उन्होंने सिर्फ नाम के डॉक्टर रखे थे, वो आते नहीं थे वहां पर। उन्होंने कहा हम इनका जो है ये बायोमेट्रिक अटेंडेंस रखेंगे और जो एनएमसी में जाएगी। उन्होंने कई साउथ के मेडिकल कॉलेज, कई इंडिया के मेडिकल कॉलेज को डीरिकॉग्नाइज किया इस बेस पे कि डॉक्टरों की हायरी पूरी नहीं थी। और ये तो गवर्नमेंट का मेडिकल कॉलेज है, इसमें तो हायरी पूरी चाहिए। इसलिए आज से मैंने उनको पिछली बार ही वार्न किया, मैंने कहा अब तक जो आप लोगों ने कर लिया है कर लिया है, अगर आगे से करोगे तो ये आपके लिए बड़ा नुकसानदायक होगा। मैं इतना ही कहना चाहता था। मैं उन सब लोगों का, पूरे उधमपुर वासियों का, अपने बीजेपी के वर्कर्स का, विपक्षी पार्टियों का, सब पत्रकारों का, सबका मैं दिल की गहराई से धन्यवाद कर रहा हूं कि भैया आप लोग मेरे साथ खड़े हुए। मेरी ताकत जो है वो फ्लो करती है जनता से। मैं कोई पवन गुप्ता, कोई रेसलर तो है नहीं कि वो किसी को जाकर मुक्का मारेगा। मेरी ताकत जो फ्लो करती है वो जनता से करती है। और ये जनता जो है, ये जनता जनार्दन ने जो साथ दिया है उधमपुर की, और मैं बता रहा हूँ इसका असर पूरी स्टेट में हुआ है। मेरे को जम्मू से फोन आए, मेरे को जगह जगह से फोन आए। उन्होंने कहा कि आज तक जम्मू मेडिकल कॉलेज में भी कोई ये इस प्रकार की किसी ने ये मीटिंग नहीं की और ना ही कोई उसका असर हुआ। ये लोग स्ट्राइक में चले जाते थे, कुछ करते थे। मैं जानता था कि अगर मैं अपनी पेशेंस नहीं रखूंगा, मैं लोगों को उकसा दूंगा तो ये गलत हो जाएगा। पेशेंट भी हमारे ट्रीट होते रहे, डॉक्टर्स को भी एक समझ आ जाए कि भैया उनको ड्यूटी करनी है, ड्यूटी करें। तो मैं इतना ही कह सकता हूँ। पवन जी, एक बजट जो है वो भी पेश होने वाला है। क्या लगता है इस बार जिस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर बाढ़ प्रभावित काफी लोग रहे हैं, क्या इस बार बजट से कुछ ना कुछ राहत जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों को, या खास करके जम्मू प्रोविंस के लोगों को? देखिए 1430 करोड़ की एड जो है वो बाढ़ पीड़ितों के लिए उन्होंने दे दी है, केंद्र सरकार ने दे दी है। जो दूसरा बजट जो है वो एज यूजुअल आएगा। इस बार में कुछ शासकीय के प्रोजेक्ट इंक्लूड किए गए हैं, कोई 1400 करोड़ रुपए के, वो शायद हमारे लिए एक एक्स्ट्रा रिलीफ हमारे को मिलेगा। तो मैं कुल मिलाकर ये कह सकता हूँ पत्रकार बंधुओं कि मैं शत नमन करता हूँ उधमपुर की जनता को, जिन्होंने अपने दायरे का परिचय दिया, और उन सब लोगों को, चाहे वो किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हो, हमने दलगत राजनीति से हटकर हमने एक जेन्युइन काज के लिए सपोर्ट एक्सटेंड की। मैं सबका धन्यवाद करता हूँ और पत्रकार बंधुओं को करता हूँ कि उन्होंने बड़ी पॉजिटिव रिपोर्टिंग जो है वो की है, और इसका एक पॉजिटिव मैसेज भी जाएगा। और एक मैं आपको कह सकता हूँ, कल से ही मेरे को पता लग रहा है कि अब हॉस्पिटल के अंदर में बड़ी मुस्तैदी से काम हो रहा है। हाँ, अब इसके बाद में मेरा टारगेट जो है हॉस्पिटल में सफाई का है, उसके लिए मैं जाऊँगा। मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। मैं किसी धमकी से पीछे नहीं हटूंगा, मैं किसी के दुर्व्यवहार से पीछे नहीं हटूंगा, मैं किसी के डराने से पीछे नहीं हटूंगा। मैंने कहा है एमएस को अपना सफाई का अभियान चलाओ, क्योंकि वो छुट्टी पे थे। मैंने कहा अपना सफाई का अभियान चलाओ। हफ्ते के बाद में मैं फिर संडे को, क्योंकि मेरी असेंबली होगी, मैं वहाँ जाऊँगा और मैं सफाई का अभियान भी देखूंगा और पेशेंट से इंटरेक्ट करूंगा कि उनको कैसा ट्रीटमेंट मिल रहा है। धन्यवाद पत्रकार।